रिलैक्स कीजिए, ठीक है। पहला चैप्टर है कौन सा? इलेक्ट्रिक चार्ज एंड फील्ड। दूसरा चैप्टर है इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस, ठीक। थर्ड चैप्टर इलेक्ट्रिक करंट। समझ गए? ये तो दो चैप्टर है, इसमें चार्ज क्या रहेगा? चार्ज एट, रुका हुआ रहेगा। तो रुका हुआ रहेगा तो इक्विलिब्रियम के जितने भी कंडीशंस हैं बेधड़क हम लगा सकते हैं। इक्विलिब्रियम के कंडीशंस क्या हैं? 11th में पढ़ना था आपको, कोई बता सकता है? हाँ अनिकेत, जो मौत को छू के निकल के आया है आज, हाँ बताइए। इक्विलिब्रियम कंडीशंस क्लास 11th में पढ़ना था, चलिए लगा सकते हैं। इलेक्ट्रिक करंट जिसमें चार्ज क्या करेगा? चार्ज विल मूव, यानी कि दौड़ेगा। मेरा हिंदी बहुत स्ट्रांग है इसलिए ध्यान से लिखिएगा। चौथा नंबर मूविंग चार्ज एंड मैग्नेटिज्म। इसमें भी चार्ज दौड़ेगा, हाँ दौड़ेगा, इसमें भी चार्ज दौड़ेगा। उसके बाद मैग्नेटिज्म एंड मैटर। लगता है मास्टर आज चैप्टर का खाली नाम याद करके आया है। छठा नंबर इलेक्ट्रो मैग्नेटिक इंडक्शन। क्या बात है, अभी तक किसी का बैग वैग नहीं गिरा? इसमें चार्ज रेस्ट पे रहेगा, इसमें चार्ज दौड़ जाएगा, इसमें चार्ज दौड़ने के बाद क्या करेगा? इसमें चार्ज क्या करेगा? इसमें चार्ज क्या करेगा? कभी सोचे हैं? हाँ अरे बोलो, आज नया नया कॉपी लेके आए हो कि आप तो 12th में गर्दा छोड़ा देंगे। हाँ 9 नंबर वेव ऑप्टिक्स। 10 नंबर रे ऑप्टिक्स, और इसी को बोलते हैं ज्योमेट्रिक ऑप्टिक्स। या फिर इसको एनसीईआरटी में उसमें पढ़ते हैं, छोड़ दीजिए इसको, कंफ्यूजन होगा झूठ मूठ का। उसके बाद 11 नंबर पे आइए, डुअल नेचर ऑफ क्या? रेडिएशन। 12 नंबर पे एटम। कहानी खत्म। इतने चैप्टर्स आपको पढ़ने हैं। तुमको अभी भी ठंड लग रहा है? क्या हुआ? सब ठीक है? अभी किसको ठंड लगता है?
तुमको लग रहा है ठंड? क्यों? होली भी नहीं खेल पाए? हाँ, ठीक है, सब ठीक है। समझ पा रहे हैं कुछ? क्या करना है? इतने सारे चैप्टर्स पढ़ने हैं, समझ गए? और इतने सारे चैप्टर्स कंप्लीट होंगे तो आपका 12 कंप्लीट हो जाएगा। ठीक, तो इसमें क्या होगा, चार्ज रेस्ट पे रहेगा, इसमें चार्ज दौड़ेगा लेकिन कांस्टेंट स्पीड से दौड़ेगा। किससे? कांस्टेंट स्पीड से। अब यहां पर क्या होगा, इसमें चार्ज विल एक्सेलरेट। कांस्टेंट स्पीड से दौड़ना और एक्सेलरेट करना में क्या डिफरेंस है? अचानक से स्पीड पकड़ लेगा, मैं स्पीड अचानक से ऐसे पकड़ लिया, ऐसे ऐसे पकड़ लिया आप अचानक, तो कैसे? तो ऐसे समझाओ इसको, इसका एलिमेंट पूरी तरह से हिला हुआ है। ठीक है, बोलो, ठीक बोल रहे हो, बोलो। हाँ, पूछ रहे हैं तो बोल ही नहीं रहा है। गलती हो गया? ऐसे कैसे? अब वो सब वो जवाब देगा। चलिए देखिए यहां पर, यदि हम लोग ग्रेविटेशनल की बात करें, फ्रॉम ग्रेविटेशनल फोर्स, ग्रेविटेशनल फोर्स, फोर्स में क्या है, ध्यान से देखिए यहां पर, अभी समझिएगा 2 मिनट। दो चार्ज, दो मासेज हैं, इसका मास कितना है m1 और इसका मास m2 है। दोनों को हम कनेक्ट कर रहे हैं और इनके बीच का जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है, सेपरेशन r बराबर सपोज 1 सेंटीमीटर है, और ये मास m1 1 kg है और ये m2 मास 1 kg है। ठीक, हमें पता है g का वैल्यू क्या होता है, g का वैल्यू 6.97 या 6 पॉइंट कितना 67 इंटू 10⁻⁻11 न्यूटन क्या होगा, मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर होगा। तो यदि हम बात करें ग्रेविटेशनल फोर्स का, तो ये G m1 m2 बाई आर स्क्वायर होगा। कैसा नेचर का फोर्स होता है ग्रेविटेशनल फोर्स? अट्रैक्टिव या रिपल्सिव? अट्रैक्टिव होता है। तो ये यहां पर G वाला वैल्यू होगा 6.67 इंटू 10⁻⁻11 इंटू 1 डिवीजन में कितना, आर स्क्वायर है ना, आर कितना है 1 इंटू 10⁻⁻2 का होल स्क्वायर। तो यहां से ये वैल्यू 6.67 इंटू 10⁻⁻11 और इंटू 10⁴ ये हो जाएगा, तो बराबर कितना होगा 6.67 इंटू 10⁻⁻7। ये ग्रेविटेशनल फोर्स होगा कब, जब दो मासेस एक दूसरे से कितनी दूरी पर हैं, 1 सेंटीमीटर पर, और मासेस का वैल्यू क्या है 1 kg, छोटे छोटे मासेस हैं 1 kg का, तब इतना अमाउंट का फोर्स होगा। ये फोर्स सिग्निफिकेंट है या इनसिग्निफिकेंट है? इनसिग्निफिकेंट है। तो जो Fg है दैट इज इक्वल टू 6.67 इंटू 10⁻⁻7 न्यूटन इज इनसिग्निफिकेंट। इनसिग्निफिकेंट का मतलब समझ में आ रहा है? इनसिग्निफिकेंट है ये, इसका मतलब इस वैल्यू की कोई भी अहमियत नहीं है। ठीक, ध्यान से समझिएगा, दो मास जिसका की वैल्यू कितना है 1 kg और 1 kg, दो मासेस 1 kg के हैं और 1 सेंटीमीटर के डिस्टेंस पर है। सपोज मान लीजिए कि 1 सेंटीमीटर डिस्टेंस है, इतने नजदीक होने के बावजूद भी उनके बीच में जो अट्रैक्टिंग फोर्स है, क्योंकि ग्रेविटेशनल फोर्स कैसे नेचर का होता है, अट्रैक्टिंग, तो उनके बीच का अट्रैक्टिंग फोर्स इतना है
यानी 6.67 डिवीजन में करेंगे तो आप 10 पे कितने जीरो देंगे? 7 जीरो देंगे। ठीक, इतना मिनिमम फोर्स है दो मासेस के बीच में। ठीक है, अब यदि मान लीजिए कि उसमें कोई एक मास अर्थ है, तो हम मान लेते हैं लेट वन मास आउट ऑफ टू, कौन से? आउट ऑफ टू इज अर्थ। यदि कोई एक मास क्या है? अर्थ है, तो हम क्या लेंगे? एफ जी इज इक्वल टू, तो यहां 6.67 इंटू 10⁻11 इंटू मास ऑफ अर्थ कितना होता है? बोलो, अर्थ का मास कितना है? 6 या फिर कह लीजिए 5.96 इंटू 10⁻24, सॉरी -24 kg। कल ही हम नाप के आए हैं। ठीक है, तो तब ने तो कॉन्फिडेंस से बोल रहा है 6 इंटू 10⁻24 kg। ठीक है, अब उसका वैल्यू वहां पुट कर दें तो आ जाएगा कितना? 6 इंटू 10⁻24 इंटू 1 डिवीजन में 10⁻⁻4 होगा ऐसा। तो यदि एफ जी बराबर कितना आ गया? इसको 36 इंटू 10⁻, ये ऊपर में 4 होगा तो -11 प्लस 28, तो फाइनली फोर्स कितना हो गया? 36 इंटू 10⁻, कितना? बोलिए, अरे बोलो, इसमें से एक जाएगा तो कितना बचेगा? ये 17 होगा ना, 17 न्यूटन होगा। ये सिग्निफिकेंट है या इनसिग्निफिकेंट है? होगा ऐसा, तो ये सिग्निफिकेंट हो गया क्योंकि एक मास क्या हो गया? अर्थ हो गया। अब आइए, अब हम लोग समझने की कोशिश करते हैं। मान लीजिए कोई महिला है, बाल बड़ा है उनका, ठीक है, और यहां पर रखा हुआ है, क्या है ये? सही लिखे हैं? ठीक है, तो इंस्टॉलमेंट में क्यों हंस रहे? मेरे जानने वाले हैं इसीलिए। ठीक है, अब यहां पर मान लीजिए कि वो ड्राई हेयर है ये, ठीक है, ड्राई हेयर है और रबिंग एक्शन हो रहा है। ठीक, अब इस गम को यहां पर लाए किसके पास? अरे बोलो, पीस ऑफ पेपर, तो क्या हुआ? हाँ, अरे बोलो क्या हुआ? कुछ हुआ? हाँ, यहां पर कैसा हुआ? अट्रैक्शन। कहानी ध्यान से सुनते जाइएगा, इसके पीछे एक बहुत बड़ा स्क्रिप्ट छिपा है, वो स्क्रिप्ट आपको बाद में पता चलेगा। खाली इसी पे मत ध्यान दीजिए कि हाँ ऐसा भी होता होगा कि नहीं। ठीक है, आगे बढ़िए। तो मान लीजिए एक डाई हेयर है, सूखा हुआ बाल है, और वो ऐसे रब कर रही हैं, उसके बाद वो पीस ऑफ पेपर के साथ में उसको जस्ट उसके पास ले जाएंगे तो क्या होगा? अट्रैक्ट कर लेगा। क्या ये जो पीस ऑफ पेपर का मास, मान लीजिए सपोज करें इसका मास ऑफ पेपर मान लीजिए 10⁻² kg है। 10⁻² kg मतलब कितना? अरे बोलो, सब लगता है कि कुछ खा पी के आए हो क्या? कुछ पूछ रहे तो जवाब ही नहीं दे रहा है कोई। हाँ, साहिल बोलो, ये भी पूछ रहे हैं कि यहाँ बाल कौन है, कंघी कौन है, तो भी कोई जवाब नहीं दे रहा है। इसका भी जवाब नहीं दे पा रहा है कोई।
बोलो, देखो ये भी चुप हो गया। बोलो, गलती बोल देते हैं, बात तो लीजिए, हम गलती नहीं बोलते हैं। देखो जैसा मास्टर होगा वैसे ही ना विद्यार्थी होगा। हाँ, मास्टर ठहरा तो विद्यार्थी भी, दोनों एक ही जगह से ले रहे हैं, ठीक है, दोनों सस्ता प्रोडक्ट खरीद रहे हैं दोनों, इसलिए मास्टर पूछ रहा है, स्टूडेंट जवाब नहीं दे रहा है। बताओ अनिकेत, तुम अनिकेत की हिस्ट्री बताएंगे तो आपको खुद बहुत खुशी होगा। जब अनिकेत 10th भी नहीं दिए थे तब से हमसे बात कर रहा है, और अनिकेत बोला कि हम छा जाएंगे बैच पर, अभी तक छा नहीं पा रहा है। जब 10th पूछो से, जब 10th नहीं दिया था ना, तब तब से इसको इच्छा था यहाँ पढ़ने का। क्या निकेत, सही बोल रहे हैं ना? हाँ हाँ, नहीं कुछ बोल रहा है, पूछो से, और नहीं है तो हम अपना मोबाइल से दिखा देंगे। फर्स्ट टाइम पता किया था 2024 में, दिसंबर 2024 में पता किया था। देखो शर्मा रहा है वो, क्या रिकॉर्ड हो रहा है? आजकल यही सब देख रहा है सब लोग, उसको कोई नहीं देख रहा। क्या इसी दिन के लिए तुम पता किए थे कि मास्टर पूछेगा हम चुप रहेंगे? आ? क्या बोल रहा है? तुम्हारे पीछे जितने लोग हैं ना, सब गलती से आए हैं। आइए, और भविष्य में जो दो तीन अभी 4-5 लोग और आने वाले हैं, वो गलती से आएंगे। आइए, सबको पढ़ना है पढ़ो, सबको पढ़ाई पढ़ाई खेलना है खेलो। आइए यहाँ पर, तो यहाँ अट्रैक्शन हुआ। अब सुनिए, 10⁻² kg है, इतने तो पूछ रहे हैं, इतना पूछने में तुम घमंड क्यों कर रहे हो? बताओ कितना है ये 10⁻² kg, मतलब कितना ग्राम है? तीसरा क्लास पास किए हो ना? हाँ, उसका मार्कशीट लेके आना। तो तुम साहिल, देखो साहिल बता देगा तुरंत। साहिल, 10⁻² kg मतलब कितना ग्राम? तुम बताओ, तुमसे पूछ रहा है, तुम बताओ, खड़ा हो जाओ तुम, खड़ा होकर पूछेंगे तुमसे, तुमको ज्यादा इज्जत देंगे, चलो खड़ा हो जाओ। हाँ आप बताओ। हाँ, 10 ग्राम कैसे हो गया? के बीच का सेपरेशन भी कम है। मान लेते हैं इनके बीच का सेपरेशन r बराबर 1 सेंटीमीटर है, तो इसका तुलना आप यहां से करिए, यहां से। जैसे यहां पर दो मासेज हैं, यहां पर भी दो मासेज थे, ठीक, इनका मास बहुत ही छोटा है, उसके कंपेयर में तो इसका मास ज्यादा है। तो मान लीजिए दो बहुत छोटे मासेज हैं, जो कि जिनका सेपरेशन कितना है 1 सेंटीमीटर, ये मास और इस मास के बीच का भी सेपरेशन 1 सेंटीमीटर है। ये मास 10⁻² kg है, ये मास 10⁻² kg है, दोनों। और उनके बीच में अट्रैक्शन हो रहा है, पीस ऑफ पेपर उसकी तरफ अट्रैक्ट होकर के चिपक जा रहा है, ऐसा होता हुआ देखे होंगे आप लोग। तो इसका मतलब हुआ कि वो फोर्स, जो फोर्स एक दूसरे को चिपका रहा है, यानी कि ये पेपर को इस कंघी के साथ या कॉम के साथ में अट्रैक्ट करा रहा है, वो ग्रेविटेशनल फोर्स तो नहीं हो सकता। क्यों? क्योंकि ग्रेविटेशनल फोर्स तो छोटे मासेस पे लगता ही नहीं है। अभी तक की कहानी से हमें ये शिक्षा मिली कि वो कंघी उस पीस ऑफ पेपर को अट्रैक्ट कर पा रहा है, इसका मतलब है वो फोर्स जो अट्रैक्शन के लिए यूज हो रहा है वो ग्रेविटेशनल फोर्स नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि ग्रेविटेशनल फोर्स तो स्मॉल मासेस पे लग ही नहीं सकता। देखिए कितना है, आप ही बोले हैं इनसिग्निफिकेंट है, लग ही नहीं सकता। तो इसका मतलब है कि वो फोर्स कोई और फोर्स रहा होगा। तो ग्रेविटेशनल फोर्स क्यों लगता है? ग्रेविटेशनल फोर्स इसलिए लगता है कि दो बॉडी जिसके पास मासेस हैं, मास है तो अट्रैक्शन होगा। क्यों? क्योंकि ग्रेविटेशनल फोर्स फील्ड में, ग्रेविटेशनल फोर्स क्या बोलता है कि ग्रेविटेशनल फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्रोडक्ट ऑफ मासेस। यदि मासेस ही नहीं रहेगा तो फोर्स क्या होगा? जीरो होगा। तो यहां पर तो मासेस बहुत कम है, और इनके बीच का जो अट्रैक्टिंग फोर्स है वो ग्रेविटेशनल तो नहीं हो सकता। लेकिन अब इसको जब हम आगे पढ़ रहे हैं तो हम ये देख रहे हैं, कोशिश हमारा जो एक्सपेरिमेंट का है वो इससे ये निकल के आ रहा है
कि जब यहां रविंग एक्शन हुआ तो कुछ ऐसा फिजिकल फिनोमेना हुआ जिस कारण से ये और ये पेपर दोनों एक दूसरे को अट्रैक्ट करने लगे। ग्रेविटेशनल फोर्स तो होगा नहीं क्योंकि मासेस बहुत ही कम है, इसका मतलब है कि कोई और फोर्स रहा होगा। ठीक है, तो वो फोर्स जो रहा होगा, तो यहां पर हम सिंपली लिख सकते हैं देयर वाज डिफरेंट force apart from gravitational। ठीक है, इसका रीजन आप जानते हैं, एंड दैट फोर्स एंड द बेसिक रीजन, ऐसा लिखते हैं, एंड द बेसिक रीजन टू एक्ट this force cannot be mass। वो फोर्स एक्ट करने का बेसिक रीजन मास तो नहीं हो सकता, क्योंकि मास यदि है उसका रीजन, तो आप देख सकते हैं ग्रेविटेशनल फोर्स तो स्मॉल मासेस में एक्ट ही नहीं करता। ठीक है, तो मास नहीं है, कोई और रीजन है। एंड इट इज ऑब्जर्व ड्यू टू rubbing action due to rubbing action both masses are being attracted, so we can say the basic reason is charge. Basic reason is charge at the place of mass। एंड तो जैसे मास रिप्लेस हो गया किससे, चार्ज से, तो चार्ज से हो गया, ठीक, उसको इलेक्ट्रिक चार्ज कहा गया। और जहां पर ग्रेविटेशनल फोर्स था वो किस में कन्वर्ट हो गया, इलेक्ट्रोस्टैटिक। यानी कि मास किससे रिप्लेस हुआ, चार्ज से। क्यों, क्योंकि जब रबिंग एक्शन हुआ तो एनर्जी का ट्रांसफर हुआ, किसके फॉर्म में, वो हुआ चार्ज के फॉर्म में। तो चार्ज को कैसे डिफाइन कर सकते हैं हम, तो मोस्ट और एलिमेंटल पार्टिकल ऑफ अ सबस्टेंस व्हिच ट्रांसफर ड्यूरिंग द रबिंग एक्शन फ्रॉम वन बॉडी टू अनदर बॉडी, and after rubbing action we can say when the charge, when small elemental particle transfer from one body to another body, and we can say the body is being electrified, and the elemental particle is known as electric charge। समझ गए? And the attracting force or repulsive force becomes electrostatic force instead of gravitational force। तो जैसे ग्रेविटेशनल फोर्स में मास का रोल था, उसी तरह इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स में किसका रोल होगा, चार्ज का। और चार्ज का क्यों रोल होगा, क्योंकि जब रबिंग एक्शन होगा तो कोई भी एटम में इलेक्ट्रॉन क्या होता है, ऑटोमोस्ट सेल में रिवॉल्व करता है, और जब रबिंग एक्शन होता है तो उसको एनर्जी मिलता है, वो अपने पैरेंट एटम को रिलीज छोड़ता हुआ वो निकल जाता है, और वो बॉडी क्या हो जाता है, इलेक्ट्रिफाइड हो जाता है। जो एलिमेंटल पार्टिकल उसको रिलीज करके निकल गया उसी को हम क्या बोलते हैं, चार्ज बोलते हैं। एलिमेंटल पार्टिकल क्यों बोलते हैं, क्योंकि उससे नीचे हम नहीं जा सकते, उससे नीचे हम मतलब पार्टिकल, एलिमेंटल पार्टिकल को ब्रेक नहीं कर सकते। तो जब एलिमेंटल पार्टिकल को ब्रेक नहीं करेंगे और वो पार्टिकल रबिंग एक्शन या किसी और एक्शन के थ्रू
एक बॉडी से दूसरे बॉडी की तरफ ट्रांसफर हो रहा है, तो वहां पर हम कह सकते हैं कि बॉडी इलेक्ट्रिफाइड हो गया, और उस फिनोमिना को हम सिंपली इलेक्ट्रिफिकेशन बोल सकते हैं। और जो एलिमेंटल पार्टिकल ट्रांसफर हुआ उसको हम क्या बोलेंगे? इलेक्ट्रिक चार्ज बोलेंगे। तो इसके बिना तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स डेवलप नहीं हो सकता। मान लीजिए दोनों बॉडी न्यूट्रल हैं, दोनों पर कोई इलेक्ट्रिफिकेशन नहीं है, मतलब चार्ज का मोमेंट नहीं है, तो वहां पर इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स नहीं होगा, भले ही मासेस कितनी ज्यादा हो जाएं। समझ गए? तो पहले इतना तक लिखिए, फिर पॉइंट्स लिखाते हैं पूरा। ठीक है, सीक्वेंस में पॉइंट्स लिखाएंगे, पहले लिखिए, इसको ड्रॉ कर लीजिए, बाल उल बना लीजिए।